हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसके अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए। तो वो अपन ने पढ़ा था तो क्या था, देखिए, लिकबा, सरकाना, मग अल मंजनकर, फेकडकोनी, सनपभकाओ, हग अग पटाओ। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS यानी एक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ ली थी, है ना। और इनके इलेक्ट्रोड विभव थे 0 वोल्ट, ऊपर के नेगेटिव थे, नीचे के पॉजिटिव थे। ये किसकी बात चल रही है? मानक अपचयन विभव की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक अपचयन विभव यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात चल रही है। बात ठीक है। चलिए, तो जो पहली एप्लीकेशन है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कैथोड एवं एनोड की पहचान। कैथोड एवं एनोड की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड। हम कैसे मालूम करें कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है? तो बहुत सिंपल वाली बात है कि जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है ना, वो तो क्या होगा आपका एनोड, और जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो कैसा होगा आपका कैथोड। ठीक है, इस पूरी सीरीज में मान लीजिए कि मैंने आपको एक दे दिया Fe और एक मैंने दे दिया आपको Pb। ठीक है, मैंने आपको दो इलेक्ट्रोड यानी दो धातु छड़ आपके सामने ला के रख दिया है। मैंने कहा है कि एक तो भैया लोहे की छड़ है, दूसरी किसकी है? लेड की छड़ है। तो आप बताइए कि कौन तो इसमें एनोड होगा और कौन इसमें कैथोड होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो ऊपर आता है, Fe ऊपर आता है, देखो ये रहा Fe और ये रहा Pb। तो ये साहब तो क्या बन जाएंगे? एनोड, और ये साहब क्या बन जाएंगे? कैथोड। बात सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पहली एप्लीकेशन क्या है कि जो सीरीज में ऊपर आता है वो तो होता है एनोड, और दूसरा क्या होता है? नीचे वाला कैथोड। बात ठीक है। चलिए, ये हो गया पहली एप्लीकेशन। ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन में क्या है? अपचायक एवं ऑक्सीकारक की पहचान। अपचायक एवं ऑक्सीकारक, अपचायक एवं ऑक्सीकारक की पहचान। ठीक है भाई, सेम वो की वही बात आती है। अगर अपन बात करेंगे ऊपर वाले इलेक्ट्रोड की, जो अपर इलेक्ट्रोड है उसकी बात करेंगे, तो वो तो होता है आपका अपचायक। ठीक है भाई, वो तो होता है आपका अपचायक, और जो लोअर इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है आपका? ऑक्सीकारक। ठीक है, अपचायक को अपन क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो वो की वही बात है। मैं कोई भी दो इलेक्ट्रोड लेके आ जाऊं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक मैंने कहा है Cu और एक मैंने कहा है आपको Au। तो हमें पता है कि इन दोनों में ऊपर कौन आता है? कॉपर आता है। कॉपर ऊपर है, तो ये कॉपर तो क्या हो जाएगा आपका? अपचायक, और ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकारक हो जाएगा। बात ठीक है। तो ऑक्सीकारक और अपचायकों की पहचान कैसे करेंगे? जो इलेक्ट्रोड ऊपर होगा, जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो छड़ ऊपर आएगी वो तो होगी आपकी अपचायक, और जो नीचे होगी वो कौन सी होगी? आपकी ऑक्सीकारक। बात ठीक है। चलिए, फिर अपन बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। ठीक है, अपन बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की, ऑक्सीकरण एवं अपचयन की पहचान। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की पहचान। हमें पता करना है कि किसका तो होगा ऑक्सीकरण और किसका होगा अपचयन। अब देखो, बिल्कुल उल्टा है। अपचायक कौन होते हैं? जिनका ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब ऊपर वाला इलेक्ट्रोड वो होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होता है? अपचयन होता है। बात ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, एक मैंने दे दिया CD और एक मैंने दे दिया आपको Cu। तो हमें पता है CD कैडमियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो हमें पता है इसका तो होगा ऑक्सीकरण
और इसका होगा आपके पास अप चेन। बात ठीक है। अगर मैं इन दो धातु छड़ को पास में ले आऊं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो कैडमियम का तो होगा ऑक्सीकरण और कॉपर का क्या होगा, अप चेन। बात ठीक है। 3 एप्लीकेशन से तीनों आपस में जुड़ी हुई थी। एनोड वो होगा जो अपचायक होगा, और जो एनोड होता है उसी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है भाई। तो 3 एप्लीकेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। 4th एप्लीकेशन, ठीक है, धातु विलयन से धातु को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, धातु विलयन से धातु को प्रतिस्थापित करना। ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारे पास एक पात्र था, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमारे पास में सोल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का। किसका सोल्यूशन था हमारे पास, कॉपर सल्फेट। ठीक है भाई। आपको पता ही है कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीले कलर का होता है। बात ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये कैसा होता है, नीला। ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉपर आयन की वजह से होता है, हमें मालूम है ये बात। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने इसमें जिंक छड़ डाल दी है। हमने छड़ कौन से रख दिए, इसमें जिंक छड़ डाल दी है। अब क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद आप क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो ये आपका सॉल्यूशन था नीला, वो रंगहीन हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, या मैं यूं कह दूं कि सफेद कलर में बदल जाएगा, श्वेत कलर का हो जाएगा। ये क्या करिश्मा हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया कि पहले तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था, हमने उसमें जिंक छड़ डाल दी है, कुछ टाइम के बाद में उसका ब्लू कलर क्या हो गया है, गायब हो गया है, वो कलरलेस हो गया है, थोड़ा वाइटिश कलर का हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर सल्फेट है, यानी इसका कॉपर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। अब अगर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इससे ऊपर की कोई भी छड़ डाल दोगे आप, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐसी कोई भी छड़ डाल दो जो इससे ऊपर आती हो, वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। अरे भाई ऊपर वाले हमें पता है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वो पावर बढ़ती जाती है। कुर्सी की ताकत वही तो होती है, सबसे नीचे 4th ग्रेड, फिर 3rd ग्रेड, फिर 2nd ग्रेड, फिर 1st ग्रेड, ऐसा होता है। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे ताकत बढ़ती जाएगी। तो भैया इसमें ताकतवर कौन है, जिंक है। जिंक क्या करेगा, जिंक क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा और कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। अब हमें एक और चीज़ मालूम है कि ऊपर वाला होता है अपचायक, नीचे वाला क्या होता है, ऑक्सीकारक। देखना इसका ऑक्सीकरण कितना है, 0। यहाँ कॉपर सल्फेट का कितना है, +2। यहाँ पर जिंक का कितना आया, +2, और ये कॉपर का कितना है, 0। यानी जिंक 0 से कहाँ गया, +2 में, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और ये +2 से कहाँ गया, 0 में, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण जिसका होता है वो होता है अपचायक, और जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। यानी जिंक छड़ जो है वो प्रबल अपचायक है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर का क्या कर देती है, अपचयन कर देती है, इसलिए कॉपर को हटा देता है और खुद वहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक बात है। आगे ना बात समझ में बहुत सिंपल है। किसी भी सॉल्यूशन से धातु को आपको हटाना है तो उसमें छड़ किसकी डाल दो, उससे ऊपर वाले आने वाले की छड़ को डाल दो, उसको हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। बात ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसका एक और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल और करते हैं, हमें ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर इस बार क्या है, ये वही जिंक छड़ है, किसकी है, जिंक, और हमने इसमें सोल्यूशन कौन सा डाल रखा है, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या जिंक मैग्नीशियम सल्फेट को प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है, जिंक, तो मैग्नीशियम ये रहा, इसका सॉल्यूशन तो ऊपर आ रहा है,
और छड़ आप नीचे वाली डाली है तो नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे एक और बताऊँ आपको मैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पर अपन ने किसकी छड़ डाल दी है, तांबे की। यहाँ पे किसकी छड़ डाल दी है आपने, तांबे की डाल दी है, दिस इज कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन किसका ले लिया आपने, जिंक सल्फेट का। ये कैसा होता है, श्वेत कलर का। आप कुछ टाइम के बाद में क्या देखेंगे, ये छड़ तो ऐसे की ऐसी ही है और सॉल्यूशन भी कैसा है, श्वेत का श्वेत ही है। ठीक है ना, यानी इस बार तांबे ने उसको नीला नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है, क्योंकि जिंक सल्फेट तो ऊपर आता है और कॉपर आता है नीचे, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी भी सॉल्यूशन से आपको उस धातु को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी छड़ डालनी पड़ेगी जो उसके ऊपर आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो नहीं जो उसके नीचे आती है। तो ऊपर वाली अगर आएगी तो हट जाएगा और अगर उसके नीचे वाला आता है तो वो नहीं हटेगा। ठीक है, ये 4 एप्लीकेशन समझ में आ गई। ठीक है, 5वीं एप्लीकेशन भी इसके जैसी ही है। ठीक है, 5वीं भी इसके जैसी ही है। आइए, 5वीं क्या है, अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना। सेम वो की वही चीज़ है, हमारे पास H2SO4 है, हम चाहते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। हाइड्रोजन है तो हमने क्या किया, जिंक डाल दिया। तो जिंक कहाँ आता है, इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी। ऐसे ही सेम है, हमारे पास ये H2SO4 है, आपने इसमें गोल्ड डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि गोल्ड इसके नीचे आता है। हमें तो उस छड़ को डालना है जो उस सॉल्यूशन से ऊपर वाली हो। ठीक है ना। और एक लास्ट आता है 6, सेल अभिक्रिया के होने या न होने की जानकारी ज्ञात करना। ठीक है भाई, हमें कैसे मालूम चले कि कोई सेल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सिंपल सी बात, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, E0 सेल बराबर में E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। नॉट का मतलब क्या हो गया, मानक। क्या हो गया, मानक। अच्छा, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, जब आपको क्या दे रखा हो, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, तब हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और अगर मान लीजिए कि आपको किसी न्यूमेरिकल में ऑक्सीकरण विभव के मान दे रखे हों तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अरे भाई ये सीरीज है, मैंने आपको सीरीज किसके अकॉर्डिंग बता रखी है, SRP, मानक अपचयन विभव। उसमें हाइड्रोजन के ऊपर वाले नेगेटिव, नीचे वाले पॉजिटिव होते हैं, यानी उनका मान होता है। अगर मैं ये सीरीज किसके अकॉर्डिंग दूँ आपको, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि मानक ऑक्सीकरण विभव के संदर्भ में दूं तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, नीचे वाले माइनस हो जाएंगे। बस इतना सा फर्क है, साइन उल्टा। मतलब इलेक्ट्रोड विभव में जो हम 2 पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इन दोनों के मान बराबर होते हैं, बस चिन्ह विपरीत होते हैं। एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, अगर दूसरा प्लस है तो पहला वाला माइनस हो जाएगा। बात ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके संदर्भ में है, मानक अपचयन विभव के संदर्भ में है। अगर ये मानक ऑक्सीकरण विभव के संदर्भ में होगा तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब अगर ये E0 सेल पॉजिटिव आ जाए तो सेल अभिक्रिया होती है, तो सेल अभिक्रिया होती है। और अगर ये E0 सेल का मान माइनस में आ जाए तो सेल अभिक्रिया नहीं होती। यानी हमें जो प्रॉब्लम दे रखी होगी, जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा होगा, उसमें हम E0 सेल निकालेंगे और अगर उनके मान प्लस में आता है तो सेल अभिक्रिया होगी और अगर उसका मान माइनस में आता है तो सेल अभिक्रिया नहीं होगी। सर ऐसा कैसे मालूम करेंगे, कोई एक प्रॉब्लम समझा दो। तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, ठीक है, इससे हमें समझ में आ जाएगा। आइए एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलिए, एक प्रॉब्लम है हमारे पास में, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको दे रखा है E0, ठीक है, I2 से 2I माइनस, इसका मान दे रखा है आपको, मान लीजिए कुछ भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लस का 0.50 वोल्ट, ठीक है। आपको दे रखा है E0 Cl2 से 2Cl माइनस, ये दे रखा है आपको प्लस का मान लीजिए दे रखा है आपको कितना 0.60 वोल्ट, ठीक है, ये आपको दे रखा है,
ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम दे रखी, क्या अभिक्रिया I2 प्लस KCl इक्वल्स में I2 प्लस KCl इक्वल्स में KI प्लस Cl2, ठीक है, क्या अभिक्रिया होगी या नहीं। ठीक है, आओ बहुत सिंपल सी बात देखना, क्या करने वाले हैं अपन। देखो यहाँ से मालूम चल रहा है कि ये I2 है, यहाँ Cl माइनस, यहाँ पर I माइनस और ये क्या हो जाएगा Cl2। ठीक है, बैलेंस करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस हो गया 2 से और ये 2 लगा दिए। ओके, चलिए अब देखिए I2 से 2I माइनस, यानी 0 से कहाँ गए अपन, -1 में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, बात ठीक है। और Cl माइनस से 0, ये तो माइनस का 1 है और ये कितना आ गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ध्यान रखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है, जिसका अपचयन होता है वो कैथोड होता है, बात ठीक है। आइए, हमारे पास फॉर्मूला होता है E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, बात ठीक है। कैथोड कौन है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, I वाला, ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे, E नॉट, ठीक है, I2 2I माइनस, माइनस करना है। एनोड कौन है हमारा, ऑक्सीजन वाला, ये मान आपको दे रखा है, E नॉट Cl2 2Cl माइनस, हो गया। ओके, कैथोड का मान कितना है हमारे पास, कैथोड I2 वाला है ना, ये रहा 0.50 माइनस ये वाला कितना हमारे पास 0.60, यानी कितना आ गया, माइनस का 0.1 वोल्ट, बात सही है। तब आप देखेंगे कि भाई ये मान किस में, नेगेटिव में आ गया, अतः सेल रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। डेटा के हिसाब से हमको जो डेटा दे रखा है ना, उसके हिसाब से सेल रिएक्शन नहीं होती। देखो हमें करना क्या है, जो रिएक्शन दे रखी है ना उसमें आप ज्ञात कर लो कि किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है अपचयन। I2 आयोडीन का ऑक्सीकरण कितना है 0, I माइनस इस पर कितना माइनस का 1, तो 0 से -1 में गए तो क्या हो गया अपचयन, जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है कैथोड। यहाँ पे कितना है -1, यहाँ कितना है 0, -1 से 0 में गए, इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण, यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है एनोड। तो हमें मालूम चल गया कैथोड तो आयोडीन वाला है, एनोड क्लोरीन वाला है, बात सही है। कैथोड तो आपका कौन सा है, आयोडीन वाला है, और जो एनोड है वो क्लोरीन वाला है। दोनों के मान आपको दे रखे हैं, घटाइए तो कितना आ गया, माइनस का 0.1। और मैंने कह रखा आपको, अगर E नॉट सेल नेगेटिव होता है तो सेल रिएक्शन नहीं होती, अगर पॉजिटिव होता है तो सेल रिएक्शन होती है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 6 एप्लीकेशंस थे। कौन कौन से, कैथोड और एनोड की पहचान करना, ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड। दूसरा, अपचायक एवं ऑक्सीकारक की पहचान करना, ऊपर वाला अपचायक नीचे वाला ऑक्सीकारक। तीसरा, ऑक्सीकरण एवं अपचयन होने की पहचान करना, ऊपर वाले का होता है ऑक्सीकरण, नीचे वाले का होता है अपचयन। धातु के विलयन से धातु को प्रतिस्थापित करना, अगर किसी विलयन में हम उस छड़ को डाल दें जो उससे ऊपर आती है तो प्रतिस्थापन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पांचवा, हाइड्रोजन को अपन को प्रतिस्थापित करना है अम्लीय सॉल्यूशन से, तो वही वाली बात है, उस छड़ को डालना है जो उस सीरीज में ऊपर आती है, हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगी। और छठा, किसी सेल अभिक्रिया के होने या न होने की जानकारी होना, अगर E नॉट सेल निकालना है आपको, अगर वो प्लस में आता है तो सेल रिएक्शन होगी, और अगर वो माइनस में आता है तो सेल रिएक्शन नहीं होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज से अपन आगे भी पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल आएगा, वो गैल्वेनिक सेल इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है भाई, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपन देखेंगे अगले वीडियो के अंदर में। थैंक यू।